गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में आज हम चैप्टर 14 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे घर्षण। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक के बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर मिल जाए। और जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ने में मिस कर दिए हैं, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए और यूट्यूब पर सर्च कीजिए। आपको जितने भी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं सभी यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेंगे। तो बच्चों, आप लोग सर्च कीजिए और पढ़िए। बच्चों, आज हमें पढ़ना है 14.6 तरल घर्षण। हमें तरल घर्षण के बारे में जानना है, यानी कि तरल आप लिक्विड समझ सकते हैं, लिक्विड घर्षण, है ना। आप जानते हैं कि विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को तरल कहा जाता है ना। हम जो वैज्ञानिक भाषा है, विज्ञान में हम गैसों तथा द्रवों को क्या कहते हैं? तरल। ठीक है, तो गैसों और द्रवों को क्या कहा जाता है? तरल कहा जाता है। तो द्रव के अंतर्गत क्या क्या आते हैं आप सभी जानते हैं बच्चों। जो हमारा पानी है ना, यानी कि जल, ये भी द्रव के अंतर्गत आता है, जिसे हम तरल कह सकते हैं। और गैस भी आते हैं, जिसे हम जो गैस हम जलाते हैं, जैसे एलपीजी गैस, है ना। तो आप जानते हैं कि जो गैस भरा होता है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड के फॉर्म में होता है, यानी कि तरल के फॉर्म में होता है। आप लोग उठाकर देख सकते हैं, जो हमारा सिलेंडर होता है उसे उठाकर देख सकते हैं, वो वजन होता है, क्योंकि जो हमारा गैस होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। इसलिए गैसों को भी तरल कहा जा सकता है बच्चों, तरल कहा जाता है विज्ञान में। और जो हमारा ऑयल वगैरह होते हैं, तो ऑयल भी तरल रूप में ही होते हैं, यानी कि द्रव के रूप में होते हैं, तो इसे भी तरल कहा जाता है। तो बच्चों, ये जो विज्ञान में गैसों द्रवों को ही तरल कहा जाता है। तो देखिए, वायु, जल तथा अन्य द्रव अपने में से होकर गुजरने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं, जो वायु है, जल है तथा अन्य जो द्रव होते हैं, अपने में से होकर गुजरने वाली वस्तुओं को, है ना, अपने में से होकर गुजरने देते हैं जिन वस्तुओं को भी, तो वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तो उन वस्तुओं पर क्या लगाते हैं? घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को घर्षण भी कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, जो तरलों द्वारा, है ना, जो तरल पदार्थ होते हैं, जो तरल होते हैं, उनके द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्षण। यहाँ पर जो घर्षण बल जो लगाए होते हैं, उनके द्वारा जो घर्षण बल लगाया जाता है, उन बल को क्या कहा जाता है? कर्षण भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, घर्षण और कर्षण किसे कहा जा रहा है ना। जो तरलों द्वारा लगाए गए जो घर्षण बल होते हैं बच्चों, उन्हीं को क्या कहा जाता है? कर्षण। ठीक है, तो इनको कर्षण भी कहा जाता है। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल वस्तु की तरल के सापेक्ष गति, वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोग बच्चों, किसी तरल पर, है ना, किसी भी तरल पर लगने वाला जो घर्षण बल होता है, वस्तु की तरल के सापेक्ष गति, है ना, वस्तु के तरल के सापेक्ष गति, वस्तु की आकृति आकार जो होता है बच्चों, वो कैसा होता है, तथा तरल की प्रकृति, जो तरल की प्रकृति है वो कैसी प्रकृति की तरल है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या? घर्षण बल। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं, है ना, जब कोई भी वस्तु किसी तरल में गति करती है, या तो आप उस तरल में आप पानी ले लो या फिर ऑयल, है ना, उसमें किसी वस्तु को डालते हैं और वो क्या करते हैं? गति करते हैं, तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस समय ऊर्जा का क्षय होता है, यानी कि ऊर्जा का हानि होता है। किस समय बच्चों? जब क्या होता है, किसी तरल में किसी वस्तु को जब हम तैरने के लिए छोड़ देते, गति करने के लिए छोड़ते हैं, है ना, जब तरल में कोई वस्तु गति करती है, तो उन्हें उन पर लगे जो घर्षण बल लगा होता है, उन पर पार पाना होता है। इस समय क्या खर्च होता है बच्चों? ऊर्जा का खर्च होता है, यानी कि ऊर्जा का हानि होता है, क्षय होता है। अतः घर्षण को कम से कम किया जाता है, यानी कि जो घर्षण है उसे क्या किया जाता है? कम किया जाता है। इसलिए वस्तुओं को विशेष आकार दिया जाता है। वाहनों के डिज़ाइन
भी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। उदाहरण नाव तथा जहाज़ों के आकार। तो बच्चों ये जो नाव होते हैं, जहाज होते हैं, ये क्या है? तरल, यानी कि पानी क्या है? तरल है ना? पानी द्रव है तो तरल है। तो इन पर क्या किया जाता है? जब वाहन यानी कि जो नाव है ये तैरते हैं, यानी कि जो गति करते हैं, जहाज हैं ये भी गति करते हैं, तो जब इनके क्या होता है, उन पर घर्षण बल पर क्या होता है? पार पाना होता है, तो उसमें क्या होता है? ऊर्जा तो क्षय होता है। तो घर्षण को कम करने के लिए क्या किया जाता है? वाहन का जो जैसे नाव है, जहाज है, इनकी जो आकृति होती है, इस प्रकार विशेष आकार दिया जाता है। इनकी आकृति को आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अलग तरीके से बनाया जाता है नाव को, है ना? नोकदार बनाया जाता है ताकि वो तरल में घर्षण कर सके, है ना? अब देखते हैं 14.7 भूकंप एक प्राकृतिक परिघटना। जो भूकंप आती है, आप लोग भूकंप के बारे में सुने हैं बच्चों, जो भूकंप आती है वो एक क्या है? प्राकृतिक घटना है, परिघटना है ना? प्राकृतिक इसलिए कहेंगे क्योंकि ये भूकंप जो है मानव द्वारा नहीं आते हैं, मानव इस भूकंप को नहीं लाते हैं, ये स्वयं से होते हैं, ये प्रकृति से ही ये घटना होती है। हमें नहीं पता होता है कि भूकंप कब आएगा, कब नहीं आएगा, है ना? वो प्रकृति पर निर्भर करता है कि कब आएगा, तो प्राकृतिक घटना इसे कहते हैं। आप जानते हैं कि कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं पृथ्वी पर घटित होती है जिनसे अपना बचाव करना बहुत कठिन होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं पृथ्वी पर, है ना? पृथ्वी पर घटती है, तो जिनसे अपना बचाव करना बहुत ही क्या होता है? कठिन होता है। इसलिए इन्हें प्राकृतिक आपदाएं भी कहते हैं। ऐसी कुछ प्राकृतिक आपदाएं बाढ़ या सूखा, तड़ित या बिजली, है ना? तड़ित को ही बिजली कहा जाता है। बाढ़ जो आता है और सूखा भी पड़ जाता है। भूकंप आना, आग लगना, तूफान एवं चक्रवात आदि हैं। तो ये क्या है? ये सभी चीज़ें प्राकृतिक आपदाएं हैं बच्चों, है ना? अचानक से क्या होता है? बहुत बारिश होती है तो बाढ़ भी आ जाता है। कभी कभी बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है, जिससे कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, है ना? सूखा पड़ जाने पर क्या होता है? फसल नहीं उग पाते और हमारे जो खाने पीने का जो व्यवस्था होता है वो असंतुलित हो जाता है। तड़ित या बिजली गिरना, तो आप लोग सभी सुने हैं बच्चों कि बिजली गिरती है तो गाज मार देता है जो पेड़ पौधे होते हैं वो, और जीव जंतुओं को भी हानि पहुंचती है बिजली गिरने से, तड़ित होने से, है ना? भूकंप आ जाता है, आग लग जाता है, आग का लगना, जो क्या होता है? बिजली तड़ित गिरने से भी आग लग जाता है बच्चों। तो ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। तूफान आता है, जो चक्रवात उठता है, इसके बारे में भी सुने हैं, है ना? ये चक्रवात उठना, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये प्राकृतिक घटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति को बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती है। यदि इस प्रकार के जो प्राकृतिक घटनाएं आती हैं बच्चों, इस घटना के कारण क्या होती है? जो घटती है प्राकृतिक घटनाएं, इसके कारण से जो संपत्ति होती है, मानव जीवन का संपत्ति बड़े पैमाने पर क्या होते हैं? विनाश हो जाते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में निरंतर किए जा रहे प्रयासों के कारण कुछ हद तक हम इन घटनाओं की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो बच्चों क्या करते हैं कि आजकल जो विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में निरंतर किए जा रहे प्रयास है ना, इन प्रयासों के कारण ही कुछ हद तक हम इन घटनाओं के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जो प्राकृतिक घटनाएं कब हो सकती हैं, भूकंप कब आ सकती हैं, जो चक्रवात है या बाढ़ है, ये बारिश कब आ सकती हैं। तो इन सभी का पता लगाया जा सकता है बच्चों तकनीकी के द्वारा, टेक्निकल टेलीविज़न वगैरह के द्वारा। आइए एक प्राकृतिक आपदा, भूकंप और उससे होने वाली हानियों को कम करने या इसके बचाव के तरीकों के बारे में जानें। तो बच्चों जो प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप हो गया और भूकंप से होने वाली जो हानियाँ होती हैं उसको कम करने या इसके बचाव के तरीके हमें जानना है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। पृथ्वी पर हर समय कहीं न कहीं भूकंप आते रहते हैं, किंतु बड़े भूकंपों को ही
महसूस किया जाता है। तो बच्चों क्या होता है, हमारे पृथ्वी पर हर समय कहीं न कहीं पर क्या होता है, भूकंप आते ही रहते हैं, पर हमें क्या होता है, एहसास नहीं होता है, महसूस नहीं होता है, पता नहीं चल पाता है। किंतु यदि बड़े भूकंप जो आते हैं, तो बड़े भूकंपों को हम क्या कर सकते हैं, भूकंपों को महसूस कर सकते हैं। तो ये इमारतों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। जो बड़े भूकंप आते हैं बच्चों, इन भूकंपों को यदि हम महसूस करें, तो यदि हम ये बड़े पैमाने पे यदि ये भूकंप आते हैं, तो ये बड़े बड़े जो इमारत होते हैं, जो बने होते हैं, पुल बड़े बड़े बने होते हैं, जो बड़े बड़े बांध होते हैं, इन सभी को असीम क्षति पहुंचाते हैं। बहुत ही अधिक मात्रा में मात्रा में क्षति पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। इनके कारण बड़े भूस्खलन, सुनामी भी आ सकते हैं। तो इनके कारण जो बड़े भूस्खलन होते हैं, सुनामी होते हैं, ये सभी आ सकते हैं। भूकंप पृथ्वी का कंपन या झटका होता है, जो पृथ्वी की भूपर्पट्टी के भीतर गहराई में होने वाली गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो भूकंप आता है ना, तो ये पृथ्वी का कंपन या फिर झटका होता है। जो भूकंप होता है, जो पृथ्वी की क्या होती है, भूपर्पट्टी है ना, जो भूपर्पट्टी के जो भीतर वाली गहराई होती है, इनमें होने वाली जो गड़बड़ी के कारण क्या होता है, ये भूकंप जैसे कंपन, झटका, ये सभी कारण उत्पन्न होता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी टुकड़ों में विभाजित है ना। क्या होता है बच्चों, जो भूपर्पट्टी क्या है, पृथ्वी के जो भूपर्पट्टी है, ये टुकड़ों में विभाजित है, जिन्हें प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जो ये प्लेटें हैं, है ना बच्चों, ये क्या करती हैं, निरंतर गति करते रहती हैं, यानी कि लगातार ये गति करते रहती हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं या टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है ना। क्या होता है बच्चों, जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, है ना, इस प्रकार से देखिए रगड़ते हुए प्लेट यहाँ पर बने हुए हैं। इसे आप प्लेट जो भूपर्पट्टी है हमारा, ये टुकड़ों में बटे होते हैं, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये कलरफुल बने हुए हैं, है ना। तो क्या होता है, जब एक दूसरे से ये रगड़ खाती हैं, यानी कि ये रगड़ती हैं या फिर टकराते हैं, तो टक्कर के कारण एक प्लेट क्या होती है, दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। इस प्रकार से देखिए, जब ये टक्कर होती है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चले जाती हैं, तब भूपर्पट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है ना, जो पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। ज्वालामुखी के फटने, किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने या किसी भूमिगत नाभि के विस्फोट के कारण भी भूकंप आ सकते हैं, है ना। तो और किस किस कारण से भूकंप आ सकते हैं, ज्वालामुखी यदि फटेंगे तो ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप आते हैं, तथा जो उल्का पिंड होते हैं, ये पृथ्वी से टकराते हैं या फिर किसी भूमिगत नाभि के विस्फोट के कारण, है ना, तो इन सभी के कारण भूकंप आ सकते हैं। किंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। जो पृथ्वी की जो प्लेट हैं, इनकी गति के कारण आते हैं। भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक परिमाण वाले भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं। अतः आवश्यक है कि भवनों के ढांचे सरल और भूकंपरोधी हो, यानी कि भूकंप को रोकने वाला हो। तो बच्चों, जो भूकंप की शक्ति के परिमाण को ही क्या कहते हैं, रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, जो भूकंप की शक्ति होती है। तो जो रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक परिमाण वाले जो भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं, है ना। तो अतः आवश्यक है कि जो भवन के ढांचे होते हैं, सरल और कैसा होना चाहिए, भूकंप रोधी होना चाहिए। तो इस प्रकार से बना हो कि वो सरल, उनके जो ढांचे भवन के बने होते हैं वो सरल होना चाहिए, ताकि भूकंप वहाँ पर ना आ सके। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, हम भूकंप आने पर बचाव कैसे करें। यदि भूकंप आते हैं तो इससे हम कैसे बचाव करें अपने आप को।
तो देखिए सबसे फर्स्ट में यदि आप घर में हैं तो किसी मेज या पलंग के नीचे लेट जाएं, है ना। यदि भूकंप जैसे आपको महसूस होता है भूकंप आ रहा है तो आपको क्या करना है, आप अपने यदि घर में हैं, है ना, घर के अंदर हैं, घर में है तो क्या करना है, मेज हो गया या फिर पलंग हो गया उनके नीचे में लेट जाना है। सेकंड है, ऐसी ऊंची तथा भारी चीज़ों से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। तो जो आप पर गिर सकती हैं जैसे पंखा वगैरह हो गया, है ना, अलमारी वगैरह हो गया, रेक वगैरह जो लोहे के बने होते हैं रखे हुए हैं, तो ऐसी चीज़ों से हमें क्या होना है, दूर हो जाना है ताकि भारी चीज़ें ऊंची जगहों से हमारे में ना गिरे, है ना। थर्ड है, आप यदि बिस्तर पर हैं तो लेटे रहें तथा अपने सिर का तकिए के द्वारा बचाव करें। यदि बिस्तर में हैं, अचानक से आपको पता नहीं है, अचानक क्या हुआ, भूकंप आ रहा है, यदि बिस्तर में है तो क्या करना है, अपने सिर पे तकिए को रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, यदि कोई वस्तु, छोटे बहुत वस्तु यदि आपके शरीर गिर रहे हैं अचानक से, तो तकिए से क्या हो सकता है, बचाव हो सकता है। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप बिस्तर पे हैं, है ना, बेड पे लेटे हुए हैं तो क्या करना है, अपने सिर का तकिए से बचाव करना है अपने तकिए के द्वारा। फोर्थ है, यदि आप घर से बाहर हैं, है ना, तो भवनों, वृक्षों, विद्युत के तारों आदि से दूरी किसी खुली जगह पर जमीन पर लेट जाएं। जहाँ पर खुले मैदान होते हैं बच्चों, ग्राउंड होता है, खुला जगह होता है, वहाँ पर ना बिजली के तार होते हैं और ना ही जो वृक्ष होते हैं, भवन होते हैं, कुछ भी नहीं होता। उस जगह पर यदि हम घर से बाहर हैं तो यदि संभव हो सके तो ऐसी जगह जाओ जहाँ पर खुले मैदान हो और कुछ भी वहाँ पर जो तार होते हैं विद्युत के वो ना हो, वृक्ष ना हो, भवन ना हो, है ना। क्योंकि भूकंप से क्या होता है, भवन भी गिर जाते हैं, वृक्ष टूट कर गिर जाते हैं, विद्युत के तार गिर जाते हैं, तो इससे भी हमें नुकसान पहुँच सकता है। तो ऐसी जगह से हमें क्या होना है, दूर हो जाना है और ज़मीन पर लेट जाना है। यदि आप किसी वाहन में हैं तो, है ना, यानी कि आप वाहन में हैं, ये चल रहा है वाहन, तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि धीरे धीरे वाहन को किसी खुले स्थान पर ले चलें। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है बच्चों, भूकंप आने पर अपना बचाव करना है। अब देखिए हमने सीखा घर्षण संपर्क में रखें, है ना, घर्षण संपर्क में रखें दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह दोनों पृष्ठों पर क्या करता है, कार्य करता है। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। तो घर्षण संपर्क में आने वाले जो दो पृष्ठ होते हैं बच्चों, इनकी अनियमितताओं के कारण होता है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की आकृति एवं चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। घर्षण इस बात पर भी निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं। स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। किसी पृष्ठ को खुरदुरा या रूखा बनाकर घर्षण क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। स्नेहक, जिसको तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट आदि, है ना, ये सभी को क्या कहा जाता है बच्चों, स्नेहक। तो स्नेहक लगाकर घर्षण को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनिक घर्षण कार्य करना आरंभ करता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है ना। जो तरल में जो गति करते हैं जैसे कि नाव हो गया, है ना, जहाज। भूकंप पृथ्वी का कंपन या झटका होता है जो पृथ्वी की भूपर्पट्टी के भीतर गहराई में होने वाली गड़बड़ी के कारण
उत्पन्न होता है। तो बच्चों याद रखेंगे भूकंप जो होता है किस कारण से होता है भूकंप, है ना। तो आप लोग बता पाएंगे बच्चों कि जो भूकंप होता है पृथ्वी का कंपन या फिर झटका होता है। और ये किस कारण से भूकंप आता है, जो पृथ्वी की जो भूपर पट्टी होती है, तो भूपर पट्टी के जो भीतरी जो गहराई वाले भाग होते हैं उनमें क्या होती है, गड़बड़ी होती है। तो गड़बड़ी के कारण ही उत्पन्न होता है, क्या होता है, भूकंप। तो बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको देने हैं। हवाई जहाज का आकार घर्षण को कैसे कम करता है, समझाइए। सेकंड है लगातार चलती हुई कोई मशीन गर्म क्यों हो जाती है। और थर्ड है क्या स्नेहक पदार्थों के उपयोग से घर्षण को शून्य किया जा सकता है। तो ये तीनों का आंसर आपको बताना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है बच्चों। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 15 पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।